नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाठ 15 विष्णु खरे द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के प्रश्न उत्तर। आइए पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। इससे पहले लेखक का सूक्ष्म परिचय जानते हैं। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी सन 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 19 सितंबर सन 2018 में हुई। इस तरह से इनके प्रमुख पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुए हैं अभी तक: रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाटक ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं जो अभी तक देखने को मिलती हैं, एक गैर रूमानी समय में खुद अपनी आंख से सबकी आवाज के पर्दे में इसी तरह से पिछला बाकी कविता संग्रह, आलोचना की पहली किताब आलोचना, सिनेमा पढ़ने के तरीके सिने आलोचना, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, यह चाकू समय, काले वाला, फिनलैंड का और राष्ट्र काव्य है। इस तरह से पाठ परिचय की बात सूक्ष्म रूप से कर लेते हैं कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों के माध्यम से कला को सभी के लिए अनिवार्य माना है। कला जो है सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कला नहीं होती। वास्तव में चैपलिन भीड़ में खड़े उस बच्चे के समान है जो इशारों से बता देता है कि राजा और प्रजा समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राजा भी और प्रजा भी दोनों एक समान हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है। आइए प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं जो पुस्तक के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा? यह परीक्षाओं में, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में 2008 और 2015 में लगातार पूछा गया है, तो आशा है कि यह इस बार परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आइए उत्तर जानते हैं। लेखक ने कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। उसके पीछे निम्नलिखित कारण है। चार्ली चैपलिन की फिल्मों की कुछ रीलें मिली हैं जिनके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। अब रीलों पर चर्चा होगी। विकासशील देशों में टेलीविजन व वीडियो के प्रसार से वहां चार्ली की फिल्में देखी जा रही हैं अथवा वहां उस पर विचार होगा। पश्चिमी देशों में चार्ली के बारे में नए दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में चार्ली के बारे में नए दृष्टिकोण से विचार भी किया जा रहा है। इस तरह से लेखक ने कहा कि अभी तक चार्ली चैपलिन के बारे में बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, चार्ली चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का तथा वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसको अपने शब्दों में इस तरह लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक बनाने का मतलब है कि चैपलिन ने अपनी फिल्में सभी के लिए बनाया है। अपनी फिल्मों के माध्यम से कला को सभी के लिए अनिवार्य बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति विशेष के लिए कला नहीं होती। वास्तव में चैपलिन भीड़ में खड़े उस बच्चे के समान है जो इशारों से बता देता है कि राजा और प्रजा समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वर्ण व्यवस्था तोड़ने से आशय है कि फिल्में किसी जात विशेष के लिए नहीं बनती, उसे सभी लोग देख सकते हैं। चार्ली की फिल्में सभी वर्ग और सभी वर्ण के लिए है। हम इस बात से सहमत हैं कि लेखक ने चार्ली के बारे में ठीक ही कहा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार से है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों कहा? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा?
गांधी और नेहरू भी उनका सानिध्य क्यों चाहते थे? यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, बोर्ड की परीक्षाओं में, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। लेखक ने चार्ली का भारतीकरण राज कपूर द्वारा बनाई गई फिल्म आवारा को कहा। राज कपूर ने भारतीय फिल्मों में पहली बार नायक को हंसी का पात्र बनाया। नायक स्वयं पर हंसता है, यह चार्ली की फिल्मों का प्रभाव था। लोगों ने उन पर चार्ली की नकल करने का आरोप लगाया, परंतु उन्होंने कभी परवाह नहीं की। गांधी व नेहरू भी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे। वे चार्ली की स्वयं पर हंसने की कला पर मुग्ध थे। इस कारण वे चार्ली का सानिध्य चाहते थे। इसी कारण वो चार्ली का सानिध्य चाहते थे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? लेखक ने इसके उत्तर में कहा है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेयस्कर माना है। उसके अनुसार कलाकृति के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन रस तो साक्षात आनंद है। रस साक्षात आनंद है, जो एक बार हृदय में अवस्थित हो जाए तो असीम बन जाता है। किसी अन्य वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रहती। कुछ रस कलाकृति के साथ आते हैं, कुछ रस कलाकृति के साथ आते हैं जो अपेक्षा से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। कई रस एक साथ आए हों तो इससे संबंधित उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण है, वह अपनी माँ की लाडला था। माँ उसे बहुत प्यार करती, दुलारती। दुर्भाग्यवश पढ़ने लिखने के बाद भी उसे नौकरी न मिली। वह धक्के खाता रहा। एक दिन नौकरी की तलाश में, नौकर बनने की तलाश में, नौकरी की तलाश में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उसकी दोनों टांगें जाती रहीं। अब वह बूढ़ी माँ पर आश्रित हो गया। इस घटना में वात्सल्य है, जो माँ उसे प्रेम करती है, करुणा है, शांति है, भयानक रस है, आदि रसों की अव्यंजना एक साथ हुई है। राहुल संजना को बहुत चाहता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब शादी की बात चली तो संजना के पिता ने इनकार कर दिया। राहुल गम में डूबकर शराब पीने लगा। एक दिन इसी शराबी हालत में एक ट्रक ने उसके परखच्चे उड़ा दिए और वह मर गया। यह खबर सुनकर संजना भी पागल हो गई। वह विधवा का सा जीवन जीने लगी। जीवन भर शादी न करने का निर्णय ले लिया। इस घटना में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। साथ ही करुणा और विभत्स रस भी आए हैं। तो बच्चों, इसी तरह से आप इसके और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली की क्या किया? चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2011, 12, 14, 15, 16, 17 लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह कई बार पूछा जा चुका है, तो आशा है कि आगे भी यह पूछा जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न को बड़े ही मन से याद करना है। आइए उत्तर पढ़ते हैं। चार्ली का जीवन कष्टों में बीता। बचपन से ही उन्हें पिता का अलगाव सहना पड़ा। उनकी मां परित्यक्ता थी तथा दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। भयंकर गरीबी व मां के पागलपन से भी वे संघर्ष करते रहते थे। चार्ली को बड़े पूंजीपतियों और सामंतों से बहुत दुत्कार मिला था, अपमानित किया गया था। पूंजीपतियों से चार्ली को बड़े पूंजीपतियों और सामंतों ने बहुत दुत्कारा, अपमानित किया। इन जटिल परिस्थितियों से भी संघर्ष करने की प्रवृत्ति उनके मन में घुमंतु चरित्र बना दिया। उनका घुमंतु चरित्र बना दिया। उन्होंने बड़े लोगों की सच्चाई नजदीक से देखी तथा अपनी फिल्मों में उनकी गरिमामयी दशा दिखाकर उन्हें हंसी का पात्र बना दिया। इस तरह से आप इसके उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता?
यह भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इसके उत्तर में इस तरह आप लिखेंगे कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में करुणा का हास्य में बदल जाना एक रस सिद्धांत की तरह था, जो शायद भारतीय फिल्मों में कभी न आ पाए। हमारे यहाँ बधी बधाएं, परंपराएं और परिपाटी हैं। जो अभिनेता जैसे अभिनय कर रहा है वह उसी इमेज में कैद होकर रह जाना चाहता है। करुणा से भरी फिल्म है तो अंत तक वह रस ही वही रस रहेगा। करुणा और हास्य का मिश्रित हो जाना, करुणा हास्य में बदल जाना, यह भारतीय फिल्म कला का सिद्धांत नहीं है। हाँ, राजकुमार जी ने अवश्य यह साहस किया था, लेकिन उनके आलोचक भी अचानक बढ़ गए थे। उनकी आलोचना करने वालों की भीड़ लग गई थी। इस तरह से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ली साहब, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? चार्ली स्वयं पर कब हंसता है? सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? स्वयं पर हंसने के कारण ही गांधी और नेहरू इनके चहेते हो गए थे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 और 15 में पूछा गया है, तो इस बार भी यह पूछा जाना आवश्यक हो जाता है। तो चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत आत्मविश्वास से लवरेज सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि करों, कठोराणी तथा मुद्रिनी कुसुमादपि क्षण में दिखाता है। मृदुनि कुसुमादपि क्षण में दिखाता है। ऐसे समय में वह स्वयं को हास्य का अवलंब बनाता है। ऐसे समय में चार्ली स्वयं को हास्य का प्रतिरूप मानता है। इस तरह से अगले विभाग की तरफ चलते हैं। पाठ के आसपास अभ्यास कार्य में दूसरा विभाग है, पाठ के आसपास। पहला प्रश्न है, आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से किसमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों? तो मूक फिल्मों और सवाक फिल्मों में किसमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों है? मेरे विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से मूक फिल्में करने में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। मूक फिल्में बनाने के लिए कलाकारों के चुनाव से लेकर फिल्म की पटकथा तक पूरी मेहनत करनी पड़ती है। यदि फिल्म सवाक है तो डायलॉग गलत बोल दिए जाने पर रीटेक करने की ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन मूक फिल्म में संकेतों में सब कुछ कहना और बताना होता है, जिसके लिए विशेष अध्ययन और शैली की आवश्यकता होती है। भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत ब्लैक फिल्म का उदाहरण हमारे सामने है। तो इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरों पर हंसते हैं। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब आप अपने ऊपर हंसे हों। जब आप अपने ऊपर हंसे हों, ऐसी कोई घटना है तो अपनी कक्षा में इसका जिक्र करें, अर्थात इसका उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, बात उस समय की है जब हम कक्षा में अध्यापिका का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर आए थे। मैंने किसी को केक लेकर नहीं जाने दिया, कहीं कोई केक गिरा न दे। बात तब हास्यास्पद बन गई जब मैं स्वयं केक लेकर गिर पड़ा। केक जमीन पर गिरा ही नहीं, बल्कि मैं भी उसके ऊपर गिर पड़ा। सारा केक मेरे ऊपर कपड़ों में लग गया। यह ऐसा किस्सा था कि जब मैं खड़ा हुआ तो स्वयं ही जोर जोर की हंसी हंसने लगा। स्वयं ही जोर जोर की हंसी हंसने लगा। इसी तरह हास्य करुणा में और करुणा हास्य में बदल गई हो, ऐसी कोई घटना। हम सब मित्र एक चुटकुले पर हंस रहे थे। हमारे एक मित्र के हाथ पर नुकीली पेंसिल थी। हंसते हंसते पता नहीं क्या हुआ, मेरे मित्र का हाथ उसके मुंह में चला गया और पेंसिल उसके गाल में घुस गई। उसका गाल लहूलुहान हो गया। सारा माहौल हास्य से करुणा में बदल गया। हास्य से करुणा में बदल गया या करुणा से हास्य में बदल जाए, ऐसी कोई घटना आपके मन में है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चार्ली हमारी वास्तविकता है, जबकि सुपरमैन स्वप्न आप। सुपरमैन स्वप्न आप, इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? तो चार्ली जो कुछ अपनी फिल्मों और विज्ञापनों में दिखाया है वह यथार्थ है। इस यथार्थ को
हम सभी लोग भोगते हैं। चार्ली ने जिस भी पात्र के माध्यम से बात कही है वो हमारे समाज की है, हमारे परिवेश की है। हम सभी लोग उससे कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य हैं। ऐसे परिवेश से हम सब कहीं न कहीं प्रभावित भी हैं। सुपरमैन हमें कल्पना के अनंत आकाश में ले जाता है। जीवन की वास्तविकता से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। मैं स्वयं को चार्ली चैपलिन के नज़दीक पाता हूँ। यही होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ सामने है वही यथार्थ है। बाकी तो केवल कोरी कल्पना है जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। कोरी कल्पना जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी फिल्म में दिखाया जाए कि हवाई जहाज पर झूला झूलते हुए कोई आ रहा है, तो क्या झूला झूलना हवाई जहाज पे संभव है? यह केवल कल्पना मात्र है, तो इसको कल्पना ही मानना चाहिए, यथार्थ से काफी दूर है। इसी तरह कल्पना को, कोरी कल्पना को हकीकत नहीं माना जा सकता, वह सामान्य जीवन से काफी दूर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों ने चार्ली की छवि का किन किन रूपों में उपयोग किया है? कुछ फिल्में जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, मिस्टर इंडिया, और विज्ञापनों जैसे चोरी ब्लासम को चेरी ब्लासम को गौर से देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। इस तरह से आप जो है इसके उत्तर लिखेंगे। भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों ने चार्ली चैपलिन की कई छवियों का प्रयोग किया है, उसके कई रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वहीं वह कहीं वह बंजारे के रूप में हमारे सामने आता है, तो कहीं अस्पताल में सफाई करते नजर आता है, कहीं पालिश करते दिखाई देता है, तो कहीं सीढ़ी खींचता नजर आता है। स्वर्गीय राज कपूर जी ने उनकी हूबहू नकल अपनी फिल्मों में की। इसी प्रकार अनिल कपूर ने भी चार्ली चैपलिन की भूमिका को मिस्टर इंडिया नामक फिल्म के माध्यम से निभाया। वास्तव में जीवन और समाज से जुड़े प्रत्येक पात्र जीवन और समाज से जुड़े प्रत्येक पात्र को अभिनय चार्ली चैपलिन ने किया। इन्हीं विभिन्न पात्रों को भारतीय सिनेमा और विज्ञापन जगत ने भुनाया है। चेरी पॉलिश का विज्ञापन हमारे सामने है। चेरी पॉलिश का विज्ञापन हमारे सामने है। आजकल विवाह आदि उत्सव समारोहों एवं रेस्तरां में जब आप भी चार्ली चैपलिन का रूप धरे किसी व्यक्ति से टकराए होंगे, सोचकर बताइए कि बाजार ने चार्ली चैपलिन का कैसा उपयोग किया। तो मीडिया हो या बाजार, वह हर उस शख्सियत को भुनाना चाहता है जो प्रसिद्ध है, जिसके नाम का डंका चारों ओर बजता है, जिसकी छवि चारों ओर रहती है। विवाह हो या अन्य समारोह, आज भी चार्ली चैपलिन की छवि का प्रयोग किया जा रहा है। उसका रूप धारण कर व्यक्ति लोगों का मनोरंजन करते हैं, उन्हें हंसाते हैं। बड़ी बड़ी मूछें लगाकर यह चार्ली चैपलिन जैसा ऊंचा कोट पैंट डालकर लोगों को हंसाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ एक समारोहों में तो चार्ली जैसी हरकतें भी करते हैं। विवाह समारोह का आयोजन करने वाले लोग सभी उम्र के लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, और इसके लिए चार्ली से बढ़कर व्यक्ति या पात्र नहीं है। इसके लिए चार्ली से बढ़कर व्यक्ति या पात्र नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो भाषा की बात से है। तो भाषा की बात से यह प्रश्न है, तो चेहरा चार्ली चैपलिन हो जाता है। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से किस प्रकार की अर्थ छटा प्रकट होती है? इसी प्रकार के पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई 3 वाक्य बनाइए। यह भी बताइए कि संज्ञा किन स्थितियों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगती है, किन स्थितियों में संज्ञा को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी स्पष्ट करना है। तो आइए इसके उत्तर में चलते हैं। इनका प्रयोग करने से अर्थवत्ता में वृद्धि हुई। अर्थवत्ता में क्या हुई? वृद्धि हुई। अर्थ और अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने आता है। इस वाक्य का अर्थ बनता है कि चेहरा खिल जाता है, आनंद में डूब जाता है। 3 वाक्य हैं। उसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। रामू ने श्याम को खरी खोटी सुनाई, खरी खरी सुनाई, इस तरह से लिख सकते हैं। वह संजना को देखकर खिल खिल गया। संज्ञा तब विशेषण का रूप धारण करती है जब वह विशेष भाव या अर्थ देने लगे, तब अर्थ की महत्ता बढ़ जाती है, किंतु संज्ञा अपने मूल
अर्थ को विशेषण भावों के साथ प्रस्तुत करती है। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यांशों में हुए भाषा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में प्रस्तुत कीजिए। सीमाओं से खिलवाड़। प्रश्न है, सीमाओं से खिलवाड़। सीमाओं से खिलवाड़ करने का अर्थ है कि सीमाएं लांघ जाना, उनका अतिक्रमण कर देना, ताकि समाज में लीक से हटकर चला जा सके, समाज को दिखाया जा सके कि हमें भी प्रतिनिधि बनने की क्षमता है, हम में भी प्रतिनिधि बनने की क्षमता है, हम भी योग्य हैं। इसी तरह समाज से दूरदराया जाना। समाज से दूरदराया जाना मतलब अब क्या है, इसके उत्तर में देखते हैं। समाज से दूरदराया जाना मतलब ठुकरा दिया जाना। समाज उन्हीं लोगों को दुत्कारता या ठुकरा देता है जो गरीब या मजबूर हो, जिनकी हैसियत कुत्ते से बदतर हो। समाज से यदि किसी व्यक्ति को दुत्कार दिया जाता है तो वह उसके जीवन का सबसे बुरा समय बन जाता है। वह उसके जीवन का सबसे बुरा समय बन जाता है। इसी तरह सुदूर रूमानी संभावना। सुदूर रूमानी संभावना यानी कुछ न कुछ अच्छा होने की संभावना। यह आशा रहे कि कुछ अच्छा आशय हो, कुछ अच्छा अवश्य हो, यही संभावना यद्यपि शुरू में कल्पना होती है किंतु यथार्थ में भी बहुत जल्दी बदल जाती है। यह संभावना यद्यपि शुरू में कल्पना मात्र होती है किंतु यथार्थ में जीवन में बहुत जल्दी बदल जाती है। यथार्थ में बहुत जल्दी बदल जाती है, हकीकत में बहुत जल्दी बदल जाती है। सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस्स हो उठेगी। सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसे फुस्स हो उठेगी। इसके अर्थ में लिख सकते हैं, जिस प्रकार गुब्बारे में सुई चुभा देने से उसकी सारी हवा निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि एक बार चरित्र पर दाग लग जाए तो सारी गरिमा इज्जत खत्म हो जाती है। तब व्यक्ति की हालत सुई चुभे गुब्बारे जैसी हो जाती है। जैसे एक दोहे में भी कहा गया है, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी जो मनुष्य का चरित्र बताया गया है, एक बार चला जाने से कभी उबरता नहीं है, कभी फिर मुक्त नहीं होता है। जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं, कहने का आशय यही है कि भाग्य साथ न दे तो व्यक्ति का कोई काम सिरे नहीं चढ़ता। प्रत्येक परिस्थिति उसके प्रतिकूल हो जाती है, वह प्रत्येक कार्य में असफल रहता है। रोमांस प्यार की स्थिति में भी लगभग ऐसी हो जाती है। नफरत के घरों में रोमांस का पंक्चर हो जाना स्वाभाविक है। कुछ प्रश्न है, गौर करके पढ़ने हैं। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक के कहने का आशय यही है कि अभिप्राय यही है कि कला कभी जन्म नहीं लेती, बल्कि यह तो नैसर्गिक होती है, यह प्रकृतिजन्य होती है। सिद्धांतों ने भी कभी कला को जन्म नहीं दिया है। कला के अपने सिद्धांत होते हैं, इन्हीं सिद्धांतों से अन्य सिद्धांत बनते हैं। कला ही सिद्धांतों को जन्म देती है, कला ही किसी सिद्धांत को जन्म देती है। कला से बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। कला में बेहतर है बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना। अर्थात जब कला में बुद्धि को प्रेरित करने की शक्ति आ जाए तो उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। कला ही वह प्रेरणा शक्ति है जो बुद्धि को हर कोने से प्रभावित और प्रेरित करती है। इसी के आधार पर मूल्य और सिद्धांत निर्धारित हो जाते हैं। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियत का विदूषक, क्लाउन, जोतकर या साइड किक है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल मनुष्य ईश्वर के अधीन है। जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होना संभव है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि होई हैं वही जो राम रच राखा, होई हैं वही जो राम रच राखा। मनुष्य तो ईश्वर का
या भाग या विदूषक मात्र है, वह तो क्लाउन, जोकर या साइड किक है। इसीलिए परमात्मा जैसे चाहे उसे खिला सकता है, उसे करवा सकता है। सत्ता, शक्ति और बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। लेखक का यह कथन बिल्कुल ठीक है। यदि व्यक्ति के पास सत्ता, शक्ति, बुद्धि, प्रेम और पैसे जैसी मूलभूत सुविधाएं हो तो वह हर तरह से खुश रहता है। उसको सुख, दर्द, दुख, दर्द नहीं रहता, उसको दुख भी नहीं रहता, दर्द भी नहीं रहता, उसका चेहरा खिला खिला रहता है, उसका चेहरा खिला खिला रहता है। मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिटेक्टर आदि फिल्में कक्षा में दिखाई जाएं और फिल्मों में चार्ली की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इन फिल्मों ने चार्ली चैपलिन को नई दशा एवं दिशा दी। देखते ही देखते वे लोकप्रिय कलाकार बन गए। इन फिल्मों के माध्यम से चार्ली ने बेहद गंभीर विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। उनके करियर में इन फिल्मों ने 4 चांद लगा दिया था। समाज और फिल्म दोनों क्षेत्रों में स्थापित करने में इन फिल्मों का बहुत योगदान रहा, बहुत ही योगदान रहा। इस तरह से आज का कालांश समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे भी हम अन्य प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।